Hello everyone. This is the second part of the OS series. हम सबसे पहले देखते हैं what we will cover in this video. सबसे पहले a brief recap of the process, context switch and the policies which we saw in the previous video. उसके बाद हम देखेंगे what constitutes a process. एक process के अंदर क्या क्या होता है जिससे उसको हम define कर सकते हैं. उसके बाद हम प्रोसेस एपीआईज देखेंगे कुछ जो ओएस प्रोवाइड करता है. इसके अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसके डिटेल में होगी, बट हम इसका ब्रीफ देखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे प्रोसेस क्रिएशन. ओएस का क्या रोल होता है जब हम कोई प्रोसेस इन्वोक करते हैं, राइट, जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं. उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट प्रोसेस स्टेट्स. और इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम भी बनाया है, तो हम इसको डेमोन्स्ट्रेशन से देखेंगे. उसके बाद हम फाइनली देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स बाय ओएस. ओएस को क्या क्या इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी पड़ती है फॉर द सीपीयू वर्चुअलाइजेशन, जिसको हम पीसीबी भी बोलते हैं. तो अभी हम फुल डिटेल्स ऑफ प्रोसेस नहीं देखेंगे क्योंकि जब तक हम मेमोरी वाला पार्ट नहीं कर लेते हम डीप डाइव नहीं कर सकते प्रोसेस में, राइट, क्योंकि हमें मेमोरी लेआउट पता होना चाहिए, स्टैक क्या होता है, हीप क्या होता है. तो वो पार्ट अभी के लिए हम छोड़ देंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट जो कि है रीकैप. तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो प्रोग्राम होता है इट इज़ जस्ट अ पैसिव एंटिटी सिटिंग ऑन द डिस्क. सो या सो दिस पार्ट इज़ द प्रोग्राम. यहाँ पे बंच ऑफ प्रोग्राम्स हैं और एक मैंने जूम इन करके एक प्रोग्राम दिखाया है जिसके अंदर बंच ऑफ इंस्ट्रक्शंस है और सम डेटा है, स्टैटिक डेटा. सो प्रोग्राम जनरली एक एग्जीक्यूटेबल के फॉर्म में होता है, बंच ऑफ बाइट्स होती है, राइट. तो ओएस का काम क्या है? सबसे पहले प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज जस्ट अ रनिंग प्रोग्राम. तो लेट्स से यू डबल क्लिक्ड ऑन अ प्रोग्राम और आपने उसको कमांड लाइन के थ्रू एग्जीक्यूट किया. तो व्हाट ओएस डज इज ओएस बाइट्स रीड करता है यहाँ प्रोसेस से और उसको मेमोरी में प्लेस कर देता है, राइट. सो हेयर इट इज़ प्लेस्ड इन द मेमोरी. उसके बाद सीपीयू वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने लग जाता है, राइट. सो एक प्रोसेस की मेमोरी के अंदर अगर हम जूम इन करेंगे तो उसके अंदर हमें मिलेगा कोड सेक्शन जो कि इंस्ट्रक्शन है बेसिकली, स्टैटिक डेटा, हीप सेक्शन, स्टैक डेटा, जो कि हम ऑब्वियसली मेमोरी वाले पार्ट में डिटेल में देखेंगे. उसके बाद हमने देखा था वर्चुअलाइजेशन ऑफ सीपीयू. बहुत सारे प्रोसेस है, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा 5 प्रोसेस टोटल है. बट हाउ डज द ओएस जगल बिटवीन दोज प्रोसेसेस? तो वो करता है कॉन्टेक्स्ट स्विच या टाइम शेयरिंग की मदद से, जो कि हम 2 वीडियोस बाद डिटेल में देखेंगे. तो इसका एग्जांपल P1, P2, P3 तीन प्रोसेसेस है. P1 की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है. यहाँ पे P1 एक IO इशू कर देता है. IO यानी कि इनपुट आउटपुट, कुछ भी हो सकता है. वेदर इट वांट्स टू रीड फ्रॉम अ डिस्क, उसको डिस्क से कुछ रीड करना है, या उसको नेटवर्क पे कोई पैकेट का वो वेट कर रहा है, राइट. तो कुछ भी आईओ से रिलेटेड थिंग की उसने और वो ब्लॉक हो गया. फिर तब तक सीपीयू को आइडल नहीं बैठना था तो उसने कॉन्टेक्स्ट स्विच किया. अब वो P2 एग्जीक्यूट कर रहा है. उसके बाद P2 लेट से उसको लगा सीपीयू को या फिर ओएस को लगा कि इसको बहुत टाइम हो चुका है, तो उसने P3 एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया. तो दिस टेक्निक ऑफ स्विचिंग बिटवीन प्रोसेस इज द कॉन्टेक्स्ट स्विच, जो हम डिटेल में देखेंगे कि हाउ सीपीयू डज दिस लेटर इन द लेटर वीडियोज, ओके. और policy is which process is CPU executing, like how it is deciding कि मुझे कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है, राइट. फॉर एग्जांपल CPU ने OS ने बेसिकली P3 पहले क्यों नहीं शेड्यूल किया, P1 क्यों शेड्यूल किया. OS ने IO के बाद स्विच P2 पे क्यों किया, P3 पे क्यों नहीं किया. सो दिस टाइप ऑफ डिसीजंस इज डिफाइंड बाय पॉलिसी, जिसको हम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे लेटर वीडियोस में, राइट. उसके बाद सेकंड पार्ट पे हम आते हैं जो कि है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ प्रोसेस. तो अगर हम प्रोसेस की एक मशीन स्टेट की बात करते हैं कि हम एक प्रोसेस का क्या स्नैपशॉट ले लें कि हम उसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर पाएँ, राइट. क्योंकि अगर आप P1 अभी एग्जीक्यूट कर रहा है हमारा CPU, उसके बाद वो बोलता है मुझे P2 पे स्विच करना है, तो ऑब्वियसली उसको P1 की स्टेट को कहीं सेव करके रखना पड़ेगा, राइट. तभी वो जब P1 पे वापस आएगा यहाँ पे, तभी वो उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा, राइट. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक मशीन स्टेट क्या होती है प्रोसेस की.
तो मशीन स्टेट इज सिंपली प्रोसेस जो अपनी एंटायर एग्जीक्यूशन के थ्रू रीड करता है या अपडेट करता है, चाहे वो मेमोरी हो, चाहे वो रजिस्टर्स हो, राइट। तो उसको मशीन स्टेट बोलते हैं। तो मशीन स्टेट में तीन मेजर पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो प्रोसेस का खुद का एड्रेस स्पेस, मेमोरी, राइट, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे ऊपर प्रोसेस की मेमोरी में इंस्ट्रक्शन कोड होगा, स्टैटिक डेटा होगा, हीप होगा, स्टैक होगा, राइट। तो वो ऑब्वियसली उसकी मेमोरी में इंस्ट्रक्शन है तो उसको एक्सेस करेगा। वो डेटा है, ग्लोबल वेरिएबल्स जो होते हैं उन सबको वो एक्सेस करेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो हमारी मशीन स्टेट में रहे प्रोसेस की, क्योंकि दैट इज़ यूनिक टू दैट प्रोसेस। उसके बाद रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स सीपीयू में हमें रजिस्टर्स प्रोवाइड होते हैं। रजिस्टर्स हमारी हेल्प करते हैं कुछ भी ऑपरेशन करने में, या फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किए हैं तीन रजिस्टर्स और एक स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर जिसको हम लेट से प्रोसेस काउंटर बोलते हैं। डिटेल में आगे देखेंगे हम, पर इसका मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो सीपीयू ने लेट से रजिस्टर वन में, यहाँ पे ये हमारा प्रोसेस लेट से एक प्रोसेस है P1, ओके। तो P1 के पास ग्लोबल वेरिएबल यानी कि डेटा है A और B। तो हो सकता है रजिस्टर R1 में A की वैल्यू पड़ी हो, राइट। हमें लेट से A प्लस B ऑपरेशन करना था। तो सबसे पहले रजिस्टर क्या करेगा, कोई इंस्ट्रक्शन होगी जो बोलेगा उसको A का डेटा रजिस्टर वन में लोड करो। फिर दूसरी रजिस्टर इंस्ट्रक्शन होगी वो बोलेगा B का डेटा रजिस्टर टू में लोड करो। या फिर हो सकता है एड्रेस भी कई बार होल्ड करते हैं रजिस्टर्स, राइट। प्रोग्राम काउंटर स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर है जो कि पॉइंट करते हैं उस इंस्ट्रक्शन को जो कि अभी एग्जीक्यूट हो रही है, क्योंकि हमने देखा कि एग्जीक्यूशन होती है इंस्ट्रक्शंस की। जो सीपीयू है हमारा वो एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन। तो प्रोग्राम काउंटर उस इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करता है जो कि अभी एग्जीक्यूट होने वाली है, राइट। तो रजिस्टर्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फॉर एग्जांपल हमने इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्विच करना चाहा दूसरे प्रोसेस पे, जब ए की वैल्यू रजिस्टर वन में पड़ी हो, बी की वैल्यू रजिस्टर टू में पड़ी हो। तो अब हमें इसका कंटेक्स्ट सेव करना पड़ेगा रजिस्टर का, ताकि जब हम दोबारा इस प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट करना चाहें हम रजिस्टर में दोबारा ये ए और बी की वैल्यूज़ डाल देंगे और प्रोसेस फिर दोबारा एग्जीक्यूट यहीं से कर पाएगा। थर्ड जो स्टेट होती है एक प्रोसेस की वो होती है आईओ इन्फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं एक प्रोसेस रीड करता है कुछ फाइल से, राइट, कहीं पे राइट करता है, ठीक है, या फिर हो सकता है वो नेटवर्क को स्ट्रीम भेजता है कोई। तो वो सब आईओ के अंदर आता है। तो ओएस वो लिस्ट भी मेंटेन करता है ओपन फाइल्स की। मैं फाइल्स बोल रहा हूँ पर इट कंटेन्स एक्चुअल फाइल्स, नेटवर्क स्ट्रीम्स, जो भी हम राइट और रीड कर सकते हैं, राइट। तो ओएस उसकी भी लिस्ट मेंटेन करता है कि प्रोसेस ने क्या रीड और अपडेट किया एंड क्या ओपन फाइल्स है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज सिंपली ब्रीफ ऑन प्रोसेस एपीआईज। तो हमने देखा था कि ओएस हमें सब एपीआईज प्रोवाइड करता है, राइट। प्रोसेस क्रिएशन से लेके हार्डवेयर के साथ हमें जो भी इंटरैक्शन करनी है सब ओएस के थ्रू होता है। तो अभी हम डिटेल में नहीं देखेंगे, अभी हम देख रहे हैं किस किस टाइप की प्रोसेस को एक एपीआईज की रिक्वायरमेंट हो सकती है, राइट। तो सबसे पहले तो क्रिएशन। जैसे कि मैंने बोला, आप एक प्रोग्राम है, आप उस पर डबल क्लिक करते हो, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोसेस क्या करता है यहाँ पे? प्रोसेस ओएस क्या करता है? ओएस कौन सी सिस्टम कॉल यहाँ पे या फिर एपीआई एग्जीक्यूट कर रहा है जिससे वो प्रोसेस इन्वोक होता है, जो कि हम बाद में देखेंगे कैसे फॉर्क और एग्जेक सिस्टम कॉल की मदद से वो क्रिएट करता है प्रोसेस को। बट अभी हम सिंपली देख रहे हैं कि क्या क्या एटलीस्ट रिक्वायर्ड है। किल करना, हो सकता है कि प्रोग्राम कॉन्टीन्यूसली इन्फाइनाइट लूप में चल रहा हो, तो हम एक सिस्टम कॉल या एपीआई चाहिए जो कि प्रोसेस को किल कर सके। OS हैज़ टू प्रोवाइड दैट, राइट। वेट, हो सकता है प्रोग्राम रन कर रहा हो, वी हैव टू वेट ऑन इट, तो उसका इंटरफेस या एपीआई हमें चाहिए। स्टेटस, हो सकता है हमें देखना हो कि प्रोग्राम की प्रोसेस कितने टाइम से रन कर रहा है, वो भी कौन सी स्टेट में है, राइट। तो उसका हमें स्टेटस के लिए एक एपीआई चाहिए। तो डिफरेंट काइंड ऑफ एपीआईज हो सकती हैं जो हमें रिक्वायर्ड हो। ऑब्वियसली ये ब्रीफ पार्ट है अभी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर्टिकुलर सेक्शन को डिटेल में देखेंगे, प्रोसेस एपीआईज को, राइट।
ओके, तो अभी तक हमने इन सब का ब्रीफ देखा। उसके बाद लेट्स सी अबाउट प्रोसेस क्रिएशन, जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, सो प्रोसेस क्रिएशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल हमने लिया, एक प्रोग्राम है आपका, आपने उस पर डबल क्लिक किया या आपने कमांड लाइन से उसको एग्जीक्यूट किया। अब ओएस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको डिस्क से लेके एग्जीक्यूट करना, एक प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट करना, वो ओएस कैसे करता है। तो सबसे पहले तो क्या करता है ओएस, जैसे हमने देखा डिस्क पे पड़ी है वो एग्जीक्यूटेबल, उसके अंदर बाइट्स इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि, और स्टैटिक डेटा है, वो सबसे पहले ओएस लोड करता है और मेमोरी में फीड करता है। तो ये प्रोग्राम हमारा है, डिस्क पे पड़ा है, इसको ओएस रीड करेगा डिस्क से, जितना भी ये प्रोग्राम है, बाइट्स है जो भी, और उसको मेमोरी में फीड करेगा। अब ये मेमोरी में आ चुका है, क्योंकि सीपीयू डायरेक्ट डिस्क को एक्सेस नहीं करता, वो जब रीड करेगा कुछ भी तो वो मेमोरी से करेगा, राइट। ठीक है, तो हमने मेमोरी में उसको लोड कर दिया। उसके बाद दो टाइप की लोडिंग होती है, एक होता है लेज़ी लोडिंग और एक होती है ईगर लोडिंग, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, पेजिंग और स्वैपिंग जब हम मेमोरी वाले सेक्शन में पढ़ लेंगे। बट फिलहाल के लिए हम थोड़ा देख सकते हैं। अगर मैं प्रोग्राम को पूरा लोड करता हूँ, लेट से ये 500 MB का प्रोग्राम था और मैं इसको पूरा लोड कर देता हूँ एक ही बारी में, जो कि पहले वाले ओएस करते थे, उसको हम बोलते हैं लेज़ी लोडिंग। पर आजकल हमें पता है प्रोग्राम्स कितने बड़े बड़े आते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई गेम की बात करते हो, लेट से GTA 6 का रिपोर्टेडली साइज 650 GB है, तो इतनी तो आपके पास टोटल मेमोरी नहीं है, तो आप इसको एक बारी में पूरा लोड नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हो, इसके पार्ट्स लोड करते हो। लेट से अभी आपको इतने पार्ट की ज़रूरत है, तो आप इतना ही पार्ट लोड करोगे मेमोरी में, ताकि पूरी मेमोरी ना भरे। तो इसको हम बोलते हैं ईगर लोडिंग। तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे जब हम पेजिंग और स्वैपिंग पढ़ लेंगे। उसके बाद प्रोसेस क्या करता है, मेमोरी एलोकेशन करता है रन टाइम स्टैक के लिए। और हमें पता है स्टैक लोकल वेरिएबल्स के लिए यूज होता है, फंक्शन पैरामीटर्स, रिटर्न एड्रेसेस। अगर आपको नहीं भी पता तो इट्स ओके, क्योंकि हम मेमोरी वाले पार्ट में डिटेल में देखेंगे ही। बट ये इंपॉर्टेंट है कि मेमोरी एलोकेट करता है प्रोसेस के लिए, उसके स्टैक के लिए एलोकेट करता है ओएस, राइट। ओके, तो हमने प्रोसेस लोड कर दिया मेमोरी में, उसके बाद हमने उस पर्टिकुलर मेमोरी के एड्रेस स्पेस में स्टैक के लिए मेमोरी एलोकेट कर दी। फिर अगर प्रोसेस को हीप की रिक्वायरमेंट है थोड़ी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा सी में हम मेलॉक कॉल से करते हैं, जो कि एक सिस्टम कॉल नहीं है, ये एक प्रोसीजरल कॉल है सी प्रोग्राम के अंदर, बट इंटरनली ये सिस्टम कॉल यूज़ करता है, जो कि हम आगे देखेंगे। तो हीप क्या होता है, हीप डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी के लिए यूज़ होता है, जो कि हम एक्सप्लिसिटली रिक्वेस्ट करते हैं, राइट। तो आई होप आपको हीप के बारे में थोड़ा बहुत पता हो, इन सब के बारे में बेसिक, पर नहीं पता तो हम डिटेल में आगे देखेंगे ही, राइट। उसके बाद हमने जैसे देखा कि मशीन की स्टेट में, मतलब बेसिकली प्रोसेस की मशीन स्टेट में आईओ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आईओ डिस्क्रिप्टर्स इनिशियलाइज करता है। तो क्या होता है कि वेट, हाँ, तो क्या होता है कि आईओ डिस्क्रिप्टर्स हमारे, हम इसको फाइल डिस्क्रिप्टर्स बोलते हैं। इनिशियली हर एक प्रोसेस के पास 3 डिफ़ॉल्ट फाइल डिस्क्रिप्टर्स वो इनिशियलाइज करते हैं, 0, 1 और 2। तो फाइल डिस्क्रिप्टर्स कुछ नहीं है, ये सिर्फ नंबर्स होते हैं। इस पार्ट को वैसे हम परसिस्टेंस वाले पार्ट में डिटेल में देखेंगे, बट अभी के लिए मैं ओवरव्यू देता हूँ। तो 3 फाइल डिस्क्रिप्टर्स होते हैं, 0, 1, 2, ये डिफ़ॉल्ट होते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट एंड स्टैंडर्ड एरर। ओके, तो ये नंबर लेट से हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट है 1। तो ये क्या करता है, ये एक फाइल ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है कि आपको आउटपुट कहाँ करना है प्रोसेस का। अगर हम एक प्रोसेस को रन करते हैं तो कहीं तो उसका आउटपुट प्रिंट होना चाहिए, जो कि हम जब कमांड लाइन में रन करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड आउटपुट हम कहाँ देखते हैं, या टर्मिनल में हम रन करते हैं तो उसका टर्मिनल में ही आउटपुट आता है। यानी कि जो 1 है वो स्टार्टिंग में टर्मिनल को पॉइंट करता है, राइट। और लास्ट में क्या करता है, जब ये सब इनिशियलाइजेशन ओएस कर लेता है, उसके बाद वो एंट्री पॉइंट पे जंप करता है एक स्पेशल मैकेनिज्म से, जो कि हम 2 वीडियोस बाद देखेंगे कि हाउ इट जंप्स टू द एंट्री पॉइंट ऑफ अ प्रोग्राम, और फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, जो कि हमें पता है टिपिकली मेन फंक्शन होता है। अगर आपने थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग किया है तो मेन फंक्शन पे से हमेशा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। फाइल डिस्क्रिप्टर के बारे में हो सकता है आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, वैसे हम डिटेल में देखेंगे ही, बट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल इसका।
ऑल राइट। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं फाइल डिस्क्रिप्टर का। बहुत सिंपल देखेंगे, राइट? आपको नहीं समझ आया तो इट्स ओके, क्योंकि बाद में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट जिनको थोड़ा बहुत पता है उनके लिए। तो हम क्या करते हैं, रुको, पहले मैं दूसरे टर्मिनल में जाता हूँ और मैं सिंपली एक कमांड रन करता हूँ, इको हेलो वर्ल्ड। तो इको क्या करता है, बेसिकली प्रिंट कर देता है जो भी हमारी स्टेटमेंट होती है, राइट? तो हमने हेलो वर्ल्ड पास किया, इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया, नॉट अ बिग डील, ठीक। तो अब इसका अगर हम स्टैंडर्ड आउटपुट सोचें, या फिर जो कि फाइल डिस्क्रिप्टर 1 होता है, तो वो अभी टर्मिनल से कनेक्टेड है, तभी ये यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया। हम क्या करते हैं, सेम कमांड रन करते हैं, लेकिन इसको हम बोलते हैं कि लेट्स से आउट, आई कांट टाइप, तो आउट डॉट टी एक्स टी में अब ये क्या किया हमने, ये जो ऑपरेटर होता है ये क्या करता है, स्टैंडर्ड आउटपुट यानी कि fd1 चेंज कर देता है। अभी टर्मिनल से कनेक्टेड था, अब हम बोलते हैं इस फाइल से कनेक्ट कर दो। तो अब हम इसको रन करते हैं, तो हमने देखा कि इस बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं हुआ यहाँ पे, यानी कि स्टैंडर्ड आउटपुट चेंज हो चुका है इस प्रोग्राम का। अब हम करते हैं कैट इस फाइल को, और हमने देखा इस फाइल में अब हेलो वर्ल्ड आ चुका है, यानी कि इस प्रोग्राम का स्टैंडर्ड आउटपुट चेंज होके ये फाइल बन गई है, जो कि हमने इस ऑपरेटर की मदद से किया फिलहाल, राइट? तो फाइल डिस्क्रिप्टर ऐसा होता है। हम इसके थोड़े और डिटेल में जा सकते हैं अगर हमें जाना हो तो। अगर आप यहाँ पे इस वाले पाथ पे जाओगे तो आपको दिखेगा ये डिवाइस फाइल्स यहाँ पे स्टोर होती हैं। यूनिक्स लाइक सिस्टम में हर एक चीज़, हर एक हार्डवेयर एक डिवाइस फाइल के टाइप में रिप्रेजेंट होती है, ओके? तो यहाँ पे सब है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एस डी टी आउट, एस डी टी इन, एस डी एरर, जो कि हमने देखा। और अगर आप इसको बाय चांस एल एस करोगे, लेट से, ओ वेट, ओके, तो आप देखोगे कि ये एक सिस लिंक है, राइट? ये पॉइंट कर रहा है एफ डी वन को, फाइल डिस्क्रिप्टर 1 को, ओके? इसको हम एक और एग्जांपल से देखते हैं। तो लेट से मैं टी टी वाई रन करता हूँ, तो ये क्या करता है, सिंपली हमें डिवाइस फाइल देता है जो कि इस प्रेजेंट टर्मिनल सेशन से लिंक्ड है। तो ये इसकी डिवाइस फाइल है, ओके? तो मैं क्या करता हूँ, अब दूसरे टर्मिनल में जाता हूँ और हेलो वर्ल्ड फ्रॉम अनदर टर्मिनल, ओके, ये प्रिंट करता हूँ। लेकिन मैं इसका एस टी डी आउट बना देता हूँ ये पर्टिकुलर फाइल। इसको रन करने से पहले हम देख सकते हैं, अगर हम इस पाथ पे जाएं तो हम देख सकते हैं जो कि वो फाइल थी TTYS00, वो यहाँ पे है, यानी कि इस टर्मिनल की जो डिवाइस फाइल है वो ये है, राइट? बट फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, एस डी टी आउट बेसिकली फाइल डिस्क्रिप्टर 1 इस टर्मिनल का, दूसरे टर्मिनल का ये कर देते हैं। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमने देखा यहाँ तो प्रिंट हुआ नहीं है क्योंकि इसका स्टैंडर्ड आउटपुट ये बन गया है। तो हम वापस इधर जाएंगे और हम देखेंगे कि यहाँ पे आ चुका है आउटपुट, बिकॉज इसका स्टैंडर्ड आउटपुट ये फाइल थी जो कि फाइल रिप्रेजेंट करती है इस पूरे टर्मिनल सेशन को, राइट? तो इस पार्ट में इतना है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया हो, नहीं आया हो तब भी इट्स फाइन, क्योंकि हम इसको आगे देखेंगे ही डिटेल में। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जंप करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है यहाँ पे प्रोसेस स्टेट्स। तो प्रोसेस स्टेट्स क्या हैं? प्रोसेस स्टेट्स अभी हम सिर्फ 3 टाइप में देख रहे हैं, रनिंग, रेडी और ब्लॉक्ड। तो रनिंग मतलब प्रोसेसर पे वो एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोसेस, राइट? तो अगर उसकी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं प्रोसेस पे, यानी कि इट इज़ इन द रनिंग स्टेट। रेडी मतलब कि इट इज़ रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड, बट अभी सीपीयू किसी और प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट? ब्लॉक्ड मतलब कि उसने कोई आईओ रिक्वेस्ट इशू करी, राइट, एंड नाउ इट इज़ वेटिंग फॉर इट टू बी कंप्लीटेड। जब उसका आईओ रिक्वेस्ट हो जाएगा तो उसको हम रेडी वाले सेक्शन में भेज देंगे, ठीक है? तो ऐसे हमारा, अगर हम डायग्राम के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई प्रोग्राम रनिंग होगा, उसने आईओ इशू किया तो वो ब्लॉक हो जाएगा। जब उसका आईओ डन हो जाएगा तो वो दोबारा रेडी वाले क्यू में आ जाएगा, ओके?
और सिंपली इसको हम ऐसे देख सकते हैं, P1 रन हो रहा है, IO इसको, ये मैंने पॉलिसी दिखाने के लिए किया था कि हम डिफरेंट टाइप से पॉलिसीज़ डिफाइन करते हैं, राइट। जैसे कि मैंने P1 में यहाँ दिखाया था, जब आयो हुआ तो इस वाले एग्जांपल में हम जंप कर गए दूसरे वाले सेक्शन में, क्योंकि पॉलिसी इस टाइप की डिफाइंड थी OS शेड्यूलर में कि जब भी आयो हो तो आप CPU टाइम वेस्ट मत करो, आप जंप कर जाओ। बट इधर क्या हो रहा है, इधर आयो हुआ बट हमने स्टिल जंप नहीं किया P2 पे, हमने बोला हम इस P1 के फिनिश होने पे ही जंप करेंगे। आयो डन हुआ, दोबारा इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हुई, और जब ख़त्म हो गया P1 उसके बाद हम P2 पे जंप करें। तो अब इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जो कि हम देखते हैं। ओके, राइट। तो ये मैंने गिटहब रिपो बनाई है, ये अभी प्राइवेट है, इसको मैं पब्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मैं जितने भी एग्जांपल्स हम बनाएंगे उसको मैं डालने का ट्राई करूँगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक OS सिमुलेटर, इसको OS सिमुलेटर मुझे नेम नहीं करना चाहिए था, बट ये प्रोसेस स्टेट सिमुलेटर है। ओके, मैंने इसकी एक रीडमी भी जनरेट करी है जहाँ पे काफ़ी फ्लैग्स हैं, जो कि अलग अलग हम कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसको रन करके देख सकते हैं। तो आप देख सकते हो कोड खुद से जाके इस रिपो में, बट अभी के लिए मैंने यहाँ पे कुछ कमांड्स लिखी हैं जो हम रन करके देखेंगे अपने टर्मिनल में। ओके, तो पहली कमांड से स्टार्ट करते हैं। मैं प्रोसेस रन करूँगा तो बताता रहूँगा क्या करती है कमांड्स। तो क्या करती है, क्यू एक फ्लैग है जो कि हम यहाँ पे पास करते हैं प्रोसेस डिफाइन करने के लिए। तो हमने यहाँ दो प्रोसेस डिफाइन किए सेपरेटेड बाय कॉमर्स। पहले प्रोसेस में 3 इंस्ट्रक्शन है और तीनों, और जो ये प्रोसेस है ये 100% CPU बाउंड है, यानी कि ये कोई IO नहीं करता। सेकंड में भी 3 इंस्ट्रक्शन है और तीनों 100% CPU बाउंड है। X और M मैट्रिक्स के लिए हम प्रूव करते हैं, प्रिंट करते हैं, यूज़ करते हैं ताकि वो प्रिंट करे हमारे मैट्रिक्स जो कि हम यहाँ देखते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ देखते हैं। पहले P1 रन होता है, तो 3 इंस्ट्रक्शंस थी, 3 क्लॉक टिक्स लगे उसको, राइट। और यहाँ पे हम देख सकते हैं CPU जब जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा वो 1 1 लिखा आएगा। ओके, जब CPU यूज़ हो रहा होगा तो प्रोसेस जो P2 था वो रेडी स्टेट में था, और उसके बाद जब ये डन हो गया उसके बाद प्रोसेसर P2 रन करने लग गया। तो ठीक है, सिंपल इनफ। दूसरा रन करके देखते हैं हम यहाँ पे। अब ये क्या है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो पहला प्रोग्राम है जो कि 5 इंस्ट्रक्शंस हैं और 100% CPU बाउंड टास्क है, कोई IO नहीं करता। जो दूसरा प्रोसेस है उसमें एक इंस्ट्रक्शन है जो कि IO इशू करती है, राइट। 0% CPU बाउंड, यानी कि ये सिर्फ IO इंस्ट्रक्शन है जो कि IO इशू करती है। IO का डिफ़ॉल्ट टाइम मैंने 5 सेकंड सेट किया है, आप T फ्लैग से उसे चेंज कर सकते हो। तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो पहले इसने ये रन किया प्रोसेस, तो 5 सेकंड के लिए आप देख सकते हो रन हो रहा है, रन हो रहा है, रन हो रहा है। यहाँ पे अब ख़त्म हो गया 5 सेकंड पे। दूसरा प्रोसेस रेडी था ऑब्वियसली, CPU देखो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब दूसरे प्रोसेस पे जंप किया, उसने IO इंस्ट्रक्शन इशू करी। अब क्या हुआ कि यहाँ CPU यूज़ हुआ IO इंस्ट्रक्शन इशू करने के लिए। उसके बाद अब 5 सेकंड के लिए ब्लॉक्ड है क्योंकि वो IO कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो अब IO हो रहा है 5 सेकंड, और CPU आइडल बैठा है इतने टाइम, तो CPU यूटिलाइज नहीं हो रहा सही से। और उसके बाद फाइनली IO डन हुआ और प्रोसेस खत्म हो गए। तो यहाँ देख सकते हो टोटल टाइम 12 लगा, और CPU बिजी 58% टाइम था, जो कि नॉट आइडियल। अब हम क्या करते हैं, इसको स्विच करके देखते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम पहले ये प्रोसेस रन कर रहे हैं, उसके बाद ये प्रोसेस रन कर रहे हैं, तो हम ऑर्डर स्विच कर रहे हैं बस। तो देखते हैं क्या बदलता है इससे। तो इस बार क्या हुआ, पहले प्रोसेस रन हुआ IO वाला, IO इंस्ट्रक्शन जैसे ही इशू करी ब्लॉक स्टेट में चला गया ये वाला, लेकिन दूसरा प्रोसेस था रेडी स्टेट में, तो हम इसको रन करने लग गए। हमने इसको रन किया, ख़त्म हो गया, तब तक इसका IO डन हो गया, और उसके बाद फिर हमने ये रन करा। तो इस बार टोटल टाइम सिर्फ 7 लगा, और CPU 100% ऑफ द टाइम बिजी था, यानी हमने CPU अच्छे से यूटिलाइज़ किया, राइट। तो हम देख सकते हैं कि कितना मैटर करता है, कि इंटेलिजेंस मैटर करती है एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की, कि हम कौन सा प्रोसेस कब रन कर रहे हैं, IO पे हम स्विच करते हैं नहीं करते हैं, राइट, किस ऑर्डर में हम रन कर रहे हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, जो कि हम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स में पढ़ेंगे। अब एक और हम कमांड देखते हैं।
ये क्या करता है, स्विच ऑन एग्जिट। अगर मैं यहाँ पे बैक जाऊँ और यहाँ पे हम फ्लैग्स में जाएं तो स्विच ऑन एग्जिट। तो अभी हम डिफ़ॉल्ट बिहेवियर पे चल रहे थे। जब ये बेसिकली पॉलिसी ऐसा मान सकते हैं हम कि जब भी प्रोसेस फिनिश होता था आईओ इशू करता था, हम चेंज कर देते थे प्रोसेस को, हम स्विच कर लेते थे। ओके, अब हम स्विच ऑन एग्जिट ट्राई करते हैं कि स्विच तभी करो जब प्रोसेस फिनिश हो जाए। ओके, तो ये हम रन करते हैं। तो अब आप देख सकते हो कितना इनएफिशिएंट है। यहाँ पे इसने आईओ रन किया, उसके बाद ब्लॉक स्टेट में चला गया, दूसरा प्रोसेस रेडी था, स्टिल सीपीयू एग्जीक्यूट नहीं कर रहा उसको, क्योंकि अब पॉलिसी है हमारी स्विच ऑन एग्जिट। जब एग्जिट होगा फर्स्ट प्रोग्राम, यानी कि यहाँ पे अब एग्जिट हो गया है, अब ख़त्म हो गया प्रोग्राम, अब प्रोसेस 2 हम रन कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं इन चीज़ों का कितना फ़र्क पड़ता है, राइट। तो दोबारा कमांड्स में जाते हैं हम। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको। हमने ये कमांड रन करी, इसमें सिंपल हमें एक प्रोसेस है जो कि 100% आईओ बाउंड है, यानी कि 0% सीपीयू बाउंड, एक ही इंस्ट्रक्शन है। और दूसरे में 9 इंस्ट्रक्शन है, लेकिन 100% पार्ट उसका सीपीयू का है। तो यहाँ पे अगेन हम देखते हैं ब्लॉक हुआ, सीपीयू ने रन किया, ये सब बढ़िया है, राइट, क्योंकि सीपीयू को हमारा पूरा इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। बट इस पे आपको क्या इशू लग रहा है? यहाँ पे इशू अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस था वो रेडी हो गया था टू रन अगेन, क्योंकि उसने आईओ ख़त्म कर लिया था। बट स्टिल ओएस दूसरे वाले प्रोसेस को रन करता रहा जब तक वो फिनिश नहीं हुआ। इसको अगर हम और थोड़ा इंट्यूशन क्रिएट करें तो लेट्स से यहाँ पे 9 की जगह मैं 30 करता हूँ, तो आप देखो क्या हो रहा है। प्रोसेस 1 रन हुआ, ठीक है, आईओ इशू किया, अब 5 सेकंड के लिए ब्लॉक रहेगा, तब तक हमने प्रोसेस 2 पे स्विच कर लिया। अब प्रोसेस 2 ही रन हुए जा रहा है, प्रोसेस 1 को सिर्फ एक और इंस्ट्रक्शन चाहिए ख़त्म होने के लिए। अगर उसको एक टिक भी मिल गया सीपीयू का तो वो फिनिश कर जाएगा, लेकिन नहीं, हमने पूरी इसकी 30 इंस्ट्रक्शंस फिनिश करी, उसके बाद हम यहाँ पे स्विच करें, राइट। तो हम इससे देखते हैं कि प्रोसेस ए हमारा स्टार्व कर रहा है सीपीयू टाइम के लिए। अगर ये इनफाइनाइट लूप होता है लेट्स से प्रोसेस 2, तो हमारा प्रोसेस 1 भी कभी ख़त्म नहीं होता और प्रोसेस 2 तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि इनफाइनाइट लूप है। तो इसके लिए लेट्स से हम एक दूसरी पॉलिसी देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, वेक नाउ ये डिफाइन करते हैं कि आईओ के बिहेवियर पे आपको कैसे स्विच करना है। तो वेक नाउ क्या डिफाइन कर रहा है यहाँ पे कि जैसे ही आईओ फिनिश हो जाए उस प्रोसेस पे दोबारा जंप कर जाओ, डजेंट मैटर अभी करंट प्रोसेस क्या चल रहा है। तो अब हम इसको लेट्स से 9 की जगह दोबारा 30 से करते हैं, राइट, 30 ही था ना, या तो 30 से किया। अब हम देखते हैं क्या फ़र्क है। रन हुआ, यहाँ तक सेम है, ये ब्लॉक में चला गया, ये रन करना स्टार्ट कर दिया हमने। बट जैसे ही उसका आईओ ख़त्म हुआ, सीपीयू ने दोबारा इस पे स्विच किया और इसको ख़त्म कर दिया, आईओ डन। अब ये पूरा प्रोसेस यहीं पे ख़त्म हो गया, राइट। तो ये यूज़र के लिए अच्छा एक्सपीरियंस है, उसको स्टार्व नहीं करना पड़ा कोई प्रोसेस, राइट। अब वो दोबारा इस पे प्रोसेस 2 पे आ सकता है और उसको बाद में फिनिश कर सकता है। अगर आप देखोगे तो स्टैट्स आइडेंटिकल है, 32 टाइम लगा है हमें दोनों में, CPU यूटिलाइजेशन भी हमारी 100% है। वट चेंज इज़ अ सिंपल डिटेल कि प्रोसेस 1 अब स्टार्व नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो आप इस रिपो को चेकआउट कर सकते हो, मैं इसको पब्लिक कर दूँगा। और अगर आप ट्राई करते हो इसको कुछ या कंट्रीब्यूट वगैरह करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आई वुड बी ग्रेटफुल अगर आप इस रिपो को स्टार कर दो जब आप इसको चेक करो। तो यप, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जंप करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो है डेटा स्ट्रक्चर्स केप्ट बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इतना जगल कर रहा है बिटवीन प्रोसेसेस, तो ऑब्वियसली उसको कुछ डेटा मेंटेन करना पड़ेगा, और वी कैन से कुछ इन्फॉर्मेशन मेंटेन करनी पड़ेगी, राइट। जैसे कि हमने बोला P1 P2 इन दोनों के बीच में वो जगल करता है, कभी ये रन करता है, फिर ये रन करता है, फिर ये रन करता है।
तो उसको P1 की भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि P1 को मैं सेव कर लेता हूँ जब मैंने यहाँ पे स्विच किया, ताकि जब मुझे दोबारा P1 मेंटेन करनी हो तो इस सेव को मैं दोबारा लोड कर लूँगा CPU अपने रजिस्टर्स में और फिर एग्जीक्यूट करूँगा, राइट। तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। और उसमें क्या क्या होता है वो हम अगेन देखते हैं कर्नल कोड में। तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे XV6 कर्नल का यहाँ पे कोड है, तो ये टीचिंग पर्पसेस के लिए बना है, राइट। तो इसमें हम देखते हैं, यहाँ पे देखो हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक स्टेट है, तो एक कर्नल का कोड है सबसे पहले तो, राइट। और हम देख सकते हैं हर प्रोसेस के लिए एक स्टेट मेंटेन कर रहा है कर्नल, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या क्या मेंटेन करता है वो हम देखते हैं। तो साइज ऑफ प्रोसेस मेमोरी, कितनी उसको मेमोरी अभी तक एलोकेटेड है वो मेंटेन करी हुई है। पेज टेबल हम आगे देखेंगे। प्रोसेस स्टेट मेंटेन करी है, देखो यहाँ पे प्रोसेस स्टेट अगर हम देखें तो ये देखो रनेबल यानी कि रेडी, रनिंग, स्लीपिंग, जॉम्बी, और ये बाकी स्टेट्स अभी आप भूल जाओ। जब हम पेरेंट प्रोसेस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे स्टेट्स क्या होती हैं। ओके, पेरेंट प्रोसेस स्टोर किया है। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि पेरेंट प्रोसेस क्या होता है, बट हम नेक्स्ट ही वीडियो में देखेंगे जब हम प्रोसेस एपीआईज पढ़ेंगे। कॉन्टेक्स्ट सेव किया है, कॉन्टेक्स्ट यानी कि रजिस्टर कॉन्टेक्स्ट। तो अगर हम कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे देखें, ये देखो, तो सेव्ड रजिस्टर्स फॉर कर्नल कॉन्टेक्स्ट स्विचेस, राइट। तो रजिस्टर्स के अंदर जो वैल्यू थी वो भी हमें सेव करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एग्जीक्यूशन का पार्ट है उस प्रोसेस की। अगर ये वैल्यूज़ लॉस्ट हो गई तो हमें नहीं पता कि अभी प्रोसेस किस पार्ट पे था, क्या एग्जीक्यूट कर रहा था, और हम उसको सही से रिज्यूम नहीं कर पाएंगे। ओके, और हम देख सकते हैं यहाँ पे देखो फाइल्स की इंफॉर्मेशन है, जो कि हम बोल रहे थे आईओ इंफॉर्मेशन, फाइल डिस्क्रिप्टर्स। अगर हम इसको स्ट्रक्ट को खोलते हैं एक सेकंड के लिए, वैसे हम परसिस्टेंस में देखेंगे पूरा पार्ट, पर यहाँ पे हम देख सकते हैं FD, फाइल डिस्क्रिप्टर स्टोर्ड है, राइट। वेदर द फाइल इज़ रीडेबल और राइटेबल, ये स्टोर है। आई नोड स्टोर्ड है, जो कि हम देखेंगे आई नोड क्या होती है। तो दिस इज़ द पार्ट जहाँ पे कर्नल एक्चुअली स्टोर कर रहा है प्रोसेस इंफॉर्मेशन, राइट। तो ये एक ब्रीफ पार्ट था प्रोसेस के बारे में, हाउ OS एंड प्रोसेस कनेक्ट्स, प्रोसेस स्टेट्स के बारे में, और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिटेल में देखेंगे प्रोसेस APIs, जो कि OS प्रोवाइड करता है हमें। OS प्रोवाइड करता है और कैसे उसको यूज़ करते हैं हम, कैसे प्रोसेस क्रिएट होते हैं, पेरेंट प्रोसेस क्या होता है, वो सब पार्ट, तो वो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और फाइनली काफ़ी लोगों ने मुझे फीडबैक दिया, और उसके लिए थैंक यू। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ फीडबैक देना है तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं, और आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। और अगर आपको कुछ टॉपिक्स के बारे में जानना है तो लेट मी नो। वैसे मैंने प्लान किया है काफ़ी कुछ कि तो हो सकता है आप कुछ जानना चाह रहे हो, पर वो लेटर आएगा क्योंकि हमें उसकी फाउंडेशन बिल्ड करनी पड़ेगी अभी, राइट। तो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।